व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान में लोकतांत्रिक राजनीति मतलब राजनीति का जो विषय आपकी बुक है उसके अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी के संपूर्ण प्रश्नोत्तर आज हम बहुत ही सरल तरीके से देखेंगे और समझेंगे। तो शुरू करते हैं। इसका प्रश्न नंबर पहला है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं? इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण भी दे। तो हमें सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके बताने हैं और उदाहरण भी देना है। तो इसका उत्तर है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके निम्नलिखित हैं। इसमें पहला है शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। तो शासन के जो विभिन्न अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा, यह सत्ता के साझेदारी का पहला तरीका है और इसे सत्ता का क्षैतिज वितरण भी कहा जाता है। इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। इसके बाद जो दूसरा है वह है सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा। सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा, इसे हम सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण भी कहते हैं। जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार रहे। तो यह सरकार के साझेदारी या सत्ता की साझेदारी का दूसरा तरीका है कि सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा और इसे हम सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण भी कहते हैं। जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार रहे। तो पहला तो यह है कि सत्ता के जो विभिन्न अंग है वो एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। तो यह सत्ता का बंटवारा है जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। दूसरा तरीका कि सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा होता है, इसे सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार रहे, जैसे कि हमारे देश में है। तीसरा है विभिन्न सामाजिक, भाषाई, धार्मिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। विभिन्न सामाजिक, भाषाई, धार्मिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा और बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। इसके बाद जो चौथा है सत्ता की साझेदारी का तरीका, वह है सत्ता के बंटवारे का एक रूप विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करना है। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों को सक्रिय देखते हैं जो शासन पर दबाव बनाते हैं। तो इस प्रकार सत्ता की साझेदारी के 4 प्रमुख प्रकार हमने देख लिए, जिसमें पहला है कि शासन के जो विभिन्न अंग है जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा या सत्ता की साझेदारी। दूसरा है सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा होता है, जैसे पूरे देश में एक सामान्य सरकार और फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार का होना। तीसरा है कि विभिन्न सामाजिक, भाषाई, धार्मिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है, जैसे बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का उदाहरण है। और चौथा सत्ता का जो बंटवारा एक यह है कि विभिन्न जो दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करना। तो इस प्रकार से हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके देख लिए हैं उदाहरण सहित। जो प्रश्न नंबर दूसरा है वह है भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक और एक नैतिक कारण बताएं। तो हमें भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का उदाहरण देना है और उसका एक युक्तिपरक और एक नैतिक कारण बताना है। तो इसका उत्तर है भारत में शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। ऐसा हमारे देश में होता है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में सत्ता या शक्ति का पृथक्करण होता है, मतलब सत्ता का बंटवारा रहता है। हर किसी के अपने अलग अलग कार्य और अपना अलग क्षेत्र होता है। हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती है परंतु यह संसद के अधीन है।
न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर नियंत्रण रखती है। तो इस प्रकार से शक्ति का संतुलन होता है। अब हमें यहाँ पे एक युक्तिपरक और एक नैतिक कारण बताना है। तो युक्तिपरक कारण में हम लिखेंगे, इस प्रकार के बंटवारे से सत्ता के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपने अपने कार्यों को करते हैं और कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। तो ये युक्तिपरक कारण हो गया है कि इस प्रकार के बंटवारे से सत्ता के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपने अपने कार्यों को करते हैं और कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। इसके बाद नैतिक कारण इसमें लिखेंगे, इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। यह नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, इस अध्याय को पढ़ने के बाद 3 छात्रों ने अलग अलग निष्कर्ष निकाले। आप इनमें से किससे सहमत है और क्यों? अपना जवाब करीब 50 शब्दों में दें। यहाँ पे 3 जो छात्र हैं उनके नाम दे रखे हैं और इन्होंने जो निष्कर्ष निकाले वह भी बता रखे हैं। अब हम इनमें से किस निष्कर्ष से सहमत है यह बताना है और अपना जवाब हमें 50 शब्दों में देना है। तो क्या दे रखा कि आप इनमें से किससे सहमत है और क्यों? तो क्या थम्मन से आप सहमत हो? तो हम थम्मन से सहमत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जिन समाजों में क्षेत्रीय भाषा और जातीय आधार पर विभाजन हो, सिर्फ वही सत्ता की साझेदारी जरूरी है, आवश्यक नहीं है, बाकी जगह भी सत्ता की साझेदारी होनी चाहिए। इसके बाद मथाई का निष्कर्ष है कि सत्ता की साझेदारी सिर्फ बड़े देशों के लिए उपयुक्त है जहां क्षेत्रीय विभाजन मौजूद होते हैं। तो हम इस निष्कर्ष से भी सहमत नहीं है, क्योंकि सत्ता की साझेदारी सिर्फ बड़े देशों में नहीं, छोटे देशों में भी आवश्यक होती है। इसके बाद ओसेफ का निष्कर्ष है कि हर समाज में सत्ता की साझेदारी की जरूरत होती है, भले ही वह छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाजन न हो। तो हम ओसेफ के विचार से सहमत है और यहाँ पर हमें अपना जवाब 50 शब्दों में देना है। तो इसका उत्तर अब हम देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है, हम ओसेफ के निष्कर्ष से सहमत है कि हर समाज में सत्ता की साझेदारी की जरूरत होती है, भले ही वह समाज छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाजन न हो। लोकतंत्र में सभी के विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें शामिल होती है। यदि सत्ता एक ही व्यक्ति या संस्था में रही तो उसके निरंकुश होने का खतरा होता है, इसलिए हर समाज में सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। फिर से देख लेंगे, हम ओसेफ के निष्कर्ष से सहमत है कि हर समाज में सत्ता की साझेदारी की जरूरत होती है, भले ही वह छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाजन न हो। लोकतंत्र में सभी के विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें शामिल होती है। यदि सत्ता एक ही व्यक्ति या संस्था में रही तो उसके निरंकुश होने का खतरा होता है, इसलिए हर समाज में सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, बेल्जियम में ब्रुसेल्स के निकट स्थित शहर मर्चटेम के मेयर ने अपने यहाँ के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर लगी रोक को सही बताया। उन्होंने कहा कि इससे डच भाषा न बोलने वाले लोगों को इस फ्लेमिश शहर के लोगों से जुड़ने में मदद मिलेगी। क्या आपको लगता है कि यह फैसला बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था की मूल भावना से मेल खाता है? अपना जवाब करीब 50 शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि हमें एक स्थिति बता रखी है और यह पूछा गया कि यह जो फैसला है बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था की मूल भावना से मेल खाता है क्या? तो हमें अपना जवाब यहाँ 50 शब्दों में देना है। तो यह जो फैसला है मूल भावना से मेल नहीं खाता है, क्योंकि यहाँ पे जो मेयर है इन्होंने स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर लगी रोक को सही बताया। तो फ्रेंच बोलने पर रोक लगा रखी थी, केवल डच भाषा ही बोल सकते थे। तो ऐसी स्थिति में डच भाषा बोलने वाले अपने आप को जो है कमजोर पाएंगे और इससे कि उनके मन में असंतोष की भावना आ जाएगी। तो ये स्थिति सही नहीं है। तब इसका उत्तर हम लिखेंगे। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है, मेयर का यह फैसला बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था की मूल भावना से मेल नहीं खाता है। फ्रेंच भाषा बोलने पर रोक लगाना सही नहीं है। इससे डच भाषा न बोलने वाले लोगों के बीच अशांति या तनाव होगा,
दोनों ही भाषाओं को समान महत्व देते हुए स्कूल में द्विभाषी शिक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है, द्विभाषी शिक्षा व्यवस्था यहाँ की जानी चाहिए। तो फिर से देख लेंगे, मेयर का यह फैसला बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था की मूल भावना से मेल नहीं खाता है। फ्रेंच भाषा बोलने पर रोक लगाना सही नहीं है। इससे डच भाषा न बोलने वाले लोगों के बीच अशांति या तनाव होगा। दोनों ही भाषाओं को समान महत्व देते हुए स्कूल में द्विभाषी शिक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 5 है, नीचे दिए गए उद्धरण को गौर से पढ़ें और उसमें सत्ता की साझेदारी के जो युक्तिपरक कारण बताए गए हैं उनमें से किसी एक का चुनाव करें। तो बहुत ही आसान है, यहाँ पे हमें सत्ता की साझेदारी के जो कारण बताए गए उसमें से किसी एक का चुनाव करना है और वही उत्तर में हमें लिखना है। तो यहाँ जो गद्यांश दे रखा वह है, महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने और अपने संविधान निर्माताओं की उम्मीदों को पूरा करने के लिए हमें पंचायतों को अधिकार देने की जरूरत है। पंचायती राज ही वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना करता है। यह सत्ता उन लोगों के हाथों में सौंपता है जिनके हाथों में इसे होना चाहिए। भ्रष्टाचार कम करने और प्रशासनिक कुशलता को बढ़ाने का एक उपाय पंचायतों को अधिकार देना भी है। जब विकास की योजनाओं को बनाने और लागू करने में लोगों की भागीदारी होगी तो इन योजनाओं पर उनका नियंत्रण बढ़ेगा। इससे भ्रष्ट बिचौलियों को खत्म किया जा सकेगा। इस प्रकार पंचायती राज लोकतंत्र की नींव को मजबूत करेगा। तो हमें किसी एक युक्तिपरक कारण को बताना है सत्ता की साझेदारी का। तो कारण हो सकता है कि जब विकास की योजनाओं को बनाने और लागू करने में लोगों की भागीदारी होगी तो इन योजनाओं पर उनका नियंत्रण बढ़ेगा। तो यह एक कारण हम बता सकते हैं और इसी को हम उत्तर में भी लिखेंगे। इसके उत्तर में हमें एक कारण ही बताना था, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे जब विकास की योजनाओं को बनाने और लागू करने में लोगों की भागीदारी होगी तो इन योजनाओं पर उनका नियंत्रण बढ़ेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 6 है, सत्ता के बंटवारे के पक्ष और विपक्ष में कई तरह के तर्क दिए जाते हैं। इनमें से जो तर्क सत्ता के बंटवारे के पक्ष में हैं, उनकी पहचान करें और नीचे दिए गए कोड से अपने उत्तर का चुनाव करें। सत्ता की साझेदारी, तो यहाँ पे कौन सा तर्क हमें देखना है? जो तर्क सत्ता के बंटवारे के पक्ष में है। ठीक है, जो तर्क सत्ता के बंटवारे के पक्ष में है उसकी पहचान करनी है। सत्ता की साझेदारी, तो यहाँ पे ऑप्शन में क, ख, ग, घ, च और छ है और उसके बाद यहाँ जो ऑप्शन दे रखे इसमें से हमें चयन करना है कि कौन कौन से सही हैं। तो यहाँ दे रखा विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। पक्षपात का अंदेशा कम करती है। निर्णय लेने की प्रक्रिया को अटका देती है। विविधताओं को अपने में समेट लेती है। अस्थिरता और आपसी फूट को बढ़ाती है। सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है। देश की एकता को कमजोर करती है। तो यहाँ हमें पहचान जो करनी थी वह थी सत्ता के बंटवारे के पक्ष में जो तर्क हैं। ठीक है, सत्ता के बंटवारे मतलब सत्ता की साझेदारी में जो तर्क है। तो कौन कौन से तर्क है? तो पहला जो तर्क है विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती, तो सत्ता की साझेदारी ऐसा करती, ये तर्क सही है। पक्षपात का अंदेशा कम करती, यह भी सही है क्योंकि यदि सत्ता की साझेदारी होगी तो पक्षपात भी कम होगा। इसके बाद निर्णय लेने की प्रक्रिया को अटका देती है, तो इसको हम नहीं करेंगे क्योंकि इससे ऐसा हो यह जरूरी नहीं है। विविधताओं को अपने में समेट लेती, तो यह कथन सही है क्योंकि यदि सत्ता की साझेदारी होगी तो विभिन्न समुदाय के विभिन्न लोग उसमें हिस्सा लेंगे। इसके बाद अस्थिरता और आपसी फूट को बढ़ाती है, तो यह असत्य है। फिर सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती, तो यह कथन सत्य है। और देश की एकता को कमजोर करती, तो यह असत्य है। तो जो 4 सही है वह है क, ख, घ और च वाला। तो जो सही है वह है जैसे कि पहले में क, ख, घ और च, यही चारों सही है। तो पहला वाला ही राइट है यहाँ पे। ठीक है, पहला। और यहाँ ऑप्शन दे रखे सा, रे, गा, मा, तो सा वाला राइट है यहाँ पर। ठीक है, सा वाला राइट है। और क्यों सही है हमने देख लिया है यहाँ पर। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 7वां है, बेल्जियम और श्रीलंका की सत्ता में साझेदारी की व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें।
तो बेल्जियम और श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी अलग अलग प्रकार से है। और यदि आपको पाठ भी अच्छे से समझना है तो कमेंट करके आप बता सकते हो, हम इस पाठ को भी अच्छे से समझ लेंगे। तो यहाँ पे इन बयानों पर विचार करना है और जो सही वह बताना है, जो जो सही उन पे। तो बेल्जियम और श्रीलंका की सत्ता में साझेदारी की व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करना है और फिर आखिरी में दिया गया है ऊपर दिए गए बयानों में से कौन से सही है, मतलब जो सही है वह ढूंढना हमें। तो पहला है, बेल्जियम में डच भाषी बहुसंख्यकों ने फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यकों पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया। तो ये कथन सही नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद है, सरकार की नीतियों ने सिहली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया। तो यह सही है क्योंकि श्रीलंका में ऐसा हुआ था। इसके बाद है, अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने तथा शिक्षा तथा रोजगार में समानता के अवसर के लिए श्रीलंका के तमिलों ने सत्ता को संघीय ढांचे पर बांटने की मांग की। तो यह कथन भी सही है। इसके बाद बेल्जियम में एकात्मक सरकार की जगह संघीय शासन व्यवस्था लाकर मुल्क को भाषा के आधार पर टूटने से बचा लिया गया। तो बिल्कुल सही कथन है। तो इसमें जो सही वह है ख, ग और घ। तो ख, ग और घ वाला जो आंसर है वह है ये वाला ख, ग और घ। तो ये जो आंसर है यह राइट होगा। माँ वाला, यहाँ ऑप्शन है सा, रे, गा और माँ। तो माँ वाला जो ये राइट है, इसमें ख, ग और घ है। तो ये तीनों ही कथन सत्य है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8वां है, सूची 1 सत्ता के बंटवारे के स्वरूप और सूची 2 शासन के स्वरूप में मेल कराएं और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते सही जवाब दे। तो सूची 1 क्या है, सत्ता के बंटवारे का स्वरूप या सत्ता की साझेदारी का स्वरूप, और सूची 2 क्या है, शासन के स्वरूप। तो सत्ता की साझेदारी और शासन को हमें यहाँ जोड़ी बनानी है और जो कोड सही है वह बताना। तो यहाँ देखो कोड में क्या दे रखा है, 4 ऑप्शन है, सा, रे, गा, मा, यह ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे कभी कभी ABCD होता है, कहीं क, ख, ग, घ होता है, तो यहाँ पे सा, रे, गा, मा दे रखा है। और 1, 2, 3, 4 मतलब पहले में कौन सा होगा, जैसे कि यहाँ पे सा वाले में पहले का घ है, दूसरे का क है, तीसरे का ख है और चौथे का ग है। तो यहाँ पे किसकी जोड़ी किससे बनेगी वह देखकर फिर हम ढूंढ लेंगे। तो सबसे पहले सूची 1 में क्या क्या दे रखा है सत्ता की बंटवारे या सत्ता की साझेदारी के बारे में। तो इसमें है सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा। दूसरा है विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा। तीसरा है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी। और चौथा है 2 या अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी। तो सबसे पहला जो है सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा। तो सरकार के विभिन्न अंगों के बीच जब सरकार का सत्ता का बंटवारा होगा तो उसको हम बोल देंगे अधिकारों का वितरण। ठीक है, अधिकारों का वितरण। तो पहला यह आ जाएगा, पहले का ख वाला। दूसरा विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा। तो विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा में आ जाएगा संघीय सरकार। ठीक है, तो 2 का ये हो जाएगा संघीय सरकार। इसके बाद है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी। तो सामाजिक समूह के बीच जो सत्ता की साझेदारी होगी तो उसके हम कहेंगे सामुदायिक सरकार। इसके बाद है 2 या अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी। तो दलों के बीच होगी तो वह हो जाएगी गठबंधन सरकार। तो इस प्रकार से जो सही होगा वह होगा यहाँ पे गा वाला, जिसमें पहले का ख है। ठीक है, पहले का ख है, दूसरे में घ वाला है, घ वाला, फिर तीसरे में क वाला है ये, और चौथे में है ग वाला, ये वाला। तो इस प्रकार से यह जोड़ी ग वाला आंसर राइट है। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 9 है वह है सत्ता की साझेदारी के बारे में निम्नलिखित 2 बयानों पर गौर करें और नीचे दिए गए कोड के आधार पर जवाब दे। तो 2 बयान कौन से 2 बयान है, अ और ब। अ में है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकर है। ब में है इससे सामाजिक समूहों में टकराव का अंदेशा घटता है। इन बयानों में से कौन सही है और कौन गलत। तो पहले हम देख लेते सही गलत कौन से। तो अ वाला क्या था, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकर है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। यदि सत्ता की साझेदारी होगी तो लोकतंत्र उससे मजबूत होगा, क्योंकि लोकतंत्र मतलब
जनता का शासन होता है और सत्ता की साझेदारी में सत्ता का जो बंटवारा हो जाता है और सभी को उसमें भाग लेने का अवसर मिलता है, तो यह सही है। और दूसरा, इससे सामाजिक समूह में टकराव का अंदेशा घटता है, तो यह भी सही, क्योंकि विभिन्न सामाजिक समूह सत्ता की साझेदारी में हिस्सा लेते हैं, इससे उनमें टकराव कम हो जाता है, तो दोनों ही कथन सही है। इन बयानों में कौन सही और कौन गलत है, तो सही गलत हमें बताना है। तो क वाला अ सही है लेकिन ब गलत है, तो ऐसा नहीं, दोनों ही सही है। इसके बाद ख अ और ब दोनों सही, तो यह ख वाला ही सही है, ठीक है, यह सही है। इसके बाद ग में था अ और ब दोनों गलत है, ठीक है, ग में है अ ब दोनों गलत है और घ में है अ गलत है लेकिन ब सही है, तो इसमें ख वाला यह आंसर राइट आएगा। तो इस प्रकार से लोकतांत्रिक राजनीति के अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी के सारे प्रश्नोत्तर हमने कर लिए हैं। इसके बाद इसके जो और महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट, वह भी हम देखेंगे, जो कि इस प्रश्नावली में नहीं है लेकिन जो एग्जाम में आते हैं प्रश्न उनको भी हम तैयार करेंगे। और इसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान की संपूर्ण तैयारी कर लेंगे हम। यदि आपको 10वीं हिंदी की तैयारी करनी है या गणित की तैयारी करनी है तो उसके वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, बहुत ही आसान तरीके से प्रश्नोत्तर बता रखे हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 10वीं बोर्ड की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।